हमारा एमसी मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंचना चाहता था, लेकिन वो पहले से ही जानता था कि ये एक ऐसा मुकाम है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। हालांकि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेताब था, और इसी वजह से उसने एक ऐसी किंवदंती का पालन करने का फैसला किया जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। जाहिर तौर पर एक ड्रैगन द्वारा संरक्षित गर्भगृह के भीतर एक सुनहरा फल मौजूद था। कहा जाता था कि यह फल अमरता प्रदान करता है। ड्रैगन के खिलाफ एक कठिन और लंबी लड़ाई के बाद हमारा एमसी आखिरकार उस सुनहरे फल तक पहुंच गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि फल सचमुच अस्तित्व में था, और उसने खाने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक सच्चे विजेता की तरह ड्रैगन की लाश पर बैठकर आराम किया। उसे पूरा भरोसा था कि इस फल का सेवन करने के बाद वो आखिरकार मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंच पाएगा। हमारे एमसी का नाम गिल्फ्स एल्ड्रियन था, और उसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान माना जाता था। दशकों बाद गिल्फ्स बूढ़ा हो चुका था और अब अपने मृत्यु शैया पर था। वो अपने परिवार के सदस्यों से घिरा हुआ था, और उसके बगल में उसका सबसे बड़ा बेटा गिलियाम बैठा था। गिल्फ्स ने अपने बेटे के चेहरे पर उदासी देखी और उसे मजबूत बने रहने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसका समय आ गया है। गिलियाम का दिल टूट गया था कि वो अपने पिता को खोने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी मां को पहले ही खो चुका था। जैसे जैसे वो मौत के करीब पहुंच रहा था, गिल्फ्स ने अमरता के फल के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सब बकवास था। हालांकि उसे इस बात से तसल्ली मिली कि उसे एक प्यार करने वाली पत्नी और बच्चों का आशीर्वाद मिला था। उसने अपने परिवार से कहा कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है और उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन दिल की गहराइयों में यह एक सरासर झूठ था। गिल्फ्स को पछतावा था कि वो कभी मार्शल आर्ट्स के सच्चे शिखर तक नहीं पहुंच पाया। कुछ ही पलों बाद उसका निधन हो गया। अचानक उसने फिर से अपनी आंखें खोली। हैरान होकर वो सोचने लगा कि सब कुछ अलग क्यों दिख रहा है। उसका शरीर अजीब रूप से हल्का महसूस हो रहा था, और जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे एक छोटे बच्चे के हाथ थे। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो एक पालने में लेटा हुआ बच्चा है। स्तब्ध होने के बावजूद गिल्फ्स ने जल्दी से खुद को शांत किया। आखिरकार वो अपने पिछले जीवन में एक 10 स्टार योद्धा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी स्थिति सामान्य से बहुत दूर थी, और वो सोचने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। वो तथाकथित अमरता का फल जो उसने खाया था, वो वास्तव में अमरता का फल नहीं था। उस फल की असली शक्ति पुनर्जन्म थी, अमरता नहीं, जैसा कि उसने एक बार शक किया था। निराश होने के बजाय वो मुस्कुराया। वास्तव में उसने पुनर्जन्म को एक और भी बेहतर आशीर्वाद माना। अब उसके पास मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंचने का एक और मौका था। आसपास देखते हुए उसने पास में कई अन्य बच्चों को देखा। चूंकि वो एक अलग इमारत में था, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि उसने ड्रैगन परिवार में पुनर्जन्म लिया है। हालांकि उसने जल्द ही सोचा कि एक ही कमरे में इतने सारे बच्चे क्यों इकट्ठा किए गए थे। तभी कई नौकरानियां दूध पिलाने वाली बोतलें लेकर अंदर आईं। उनमें से एक ने पालने में हाथ डाला और एक बच्चे गॉब्लिन को उठाया और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। बच्चों के बीच एक गॉब्लिन को देखकर गिल्फ्स हैरान रह गया और सोचने लगा कि नौकरानियां क्या योजना बना रही हैं। बोतल से लाल पदार्थ पीने के बाद गॉब्लिन अचानक फट गया। हर तरफ खून फैल गया और गिल्फ्स के चेहरे पर छींटे पड़ गए। खौफ में आकर उसने ये समझने की कोशिश की कि बोतल के अंदर क्या था। नौकरानियों ने फिर उस पदार्थ को पतला करने का फैसला किया और बच्चों को पिलाना जारी रखा। जल्द ही गिल्फ्स को भी एक नौकरानी ने उठा लिया, जबकि वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। वो साफ देख सकता था कि बोतल की सामग्री दूध नहीं थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि ये जादुई ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि नौकरानियां बच्चों को इतनी खतरनाक चीज पिला रही हैं। नौकरानी ने बोतल उसके मुंह में डाल दी, और जैसे ही उसने उस लिक्विड को चखा, गिल्फ्स को आखिरकार समझ आ गया कि वो क्या था। प्राचीन ड्रैगन का खून। वो दंग रह गया। कोई बच्चों को ड्रैगन का खून पिलाने जितना पागल कैसे हो सकता है। उसे आखिरकार समझ आ गया कि नौकरानियों ने इसे पतला करने के बारे में क्यों बात की थी। पहले तो उसने इसे तुरंत थूकने की योजना बनाई। हालांकि उसने महसूस किया कि वो पहले ही थोड़ी मात्रा में निगल चुका था। सौभाग्य से उसने निष्कर्ष निकाला कि इतनी कम मात्रा शायद उसे नहीं मारेगी। उसने देखा कि दूसरे बच्चे भी उस पदार्थ को थूक रहे थे और फैसला किया कि ऐसा करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था, इससे पहले कि वो फट जाए। तभी उसके दिमाग में एक और विचार आया। क्या होगा अगर इसे थूकना एक गलती हो? अगर वो ड्रैगन के खून में मौजूद सभी जादुई शक्ति को अवशोषित करने में कामयाब हो जाता है, तो वो अपने पिछले रूप से भी आगे निकल सकता है और आखिरकार मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंच सकता है। हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसने बोतल की आखिरी बूंद तक पी ली। नौकरानी भी उसे मजे से ड्रैगन का खून पीते देखकर हैरान रह गई। साथ ही वो इस बात से खुश लग रही थी कि चीजें उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। पूरी बोतल खत्म करने के बाद गिल्फ्स को वापस उसके पालने में रख दिया गया। उसने जल्दी ही महसूस किया कि बाकी बच्चे भी इस परीक्षा से बच गए थे।
भरपेट भोजन के बाद किसी भी सामान्य बच्चे की तरह उसे जल्द ही नींद आने लगी और वो सो गया। 7 साल बाद गिल्फ्स को कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखा जा सकता था। वो एक हाथ से पुशअप्स करते हुए अपने पैरों पर एक विशाल चट्टान को संतुलित कर रहा था। 1000 पुशअप्स पूरे करने के बाद उसने एक शक्तिशाली किक के साथ चट्टान को दूर फेंक दिया। अपने मस्कुलर शरीर की तारीफ करते हुए वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस मोड़ पर गिल्फ्स को अब ज़ीक एल्ड्रिन के रूप में जाना जाता था। ज़ीक ने अपनी अविश्वसनीय ताकत का श्रेय उस ड्रैगन के खून को दिया जो उसने एक बच्चे के रूप में पिया था। ड्रैगन के खून में अत्यधिक शक्ति थी और जिन बच्चों ने केवल थोड़ी मात्रा में भी इसे अवशोषित किया था, उनके शरीर सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। हालांकि दिव्य ड्रैगन की सच्ची स्रोत शक्ति के कारण, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में पहले ही अवशोषित कर लिया था, ज़ीक प्राचीन ड्रैगन की अनूठी शक्ति की हर एक बूंद को अवशोषित करने में सक्षम था। इसका परिणाम एक ऐसा असाधारण परिवर्तन था कि वो खुद भी इसके परिणाम से हैरान था। इस सब के बावजूद ज़ीक निराश रहा। वो अभी भी केवल एक 1 स्टार योद्धा था। उसकी राय में उसे अब तक कम से कम 4 स्टार योद्धा होना चाहिए था। 1 स्टार किसी की शक्ति के सच्चे स्रोत को उसकी परम सीमा तक संकुचित करने का प्रतिनिधित्व करता है। अभ्यासकर्ता अपने शरीर को ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं और सितारों को अपने भीतर घूमने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे अधिक सितारे बनते हैं, कठिनाई नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, लेकिन उनके द्वारा दी जाने वाली शक्ति भी बढ़ जाती है। अपने पिछले जीवन में ज़ीक 10 सितारों के रैंक तक पहुंचने में कामयाब रहा था, जिससे वो इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाला एकमात्र व्यक्ति बन गया था। ज़ीक को ड्रैगन परिवार के वर्तमान प्रमुख के बेटे के रूप में पैदा हुए 7 साल बीत चुके थे। हालांकि वो केवल एक नाजायज संतान था। उसकी माँ का पहले ही निधन हो चुका था और उसके पिता ने कभी एक बार भी अपना चेहरा दिखाने की जहमत नहीं उठाई थी। ज़ीक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे ऐसा बेकार पिता मिला है। मामलों को और भी अजीब बनाने के लिए उसने भविष्य में 1000 साल बाद पुनर्जन्म लिया था। दुनिया काफी बदल चुकी थी और एक क्रूर जगह बन गई थी जहां कमजोर लोग ताकतवरों के हाथों मारे जाते थे। वहां एक अजीब रस्म भी है जिसे ड्रैगन का ट्रायल कहा जाता है। केवल वही बच्चे जो ड्रैगन का खून पीने के बाद जीवित बचते हैं, उन्हें ड्रैगन योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन ज़ीक को किसी से भी एक भी सबक नहीं मिला है। वो नौकरानी से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस जवाब देती है कि उसे कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं है। निराश होकर ज़ीक उसे याद दिलाता है कि जो लोग ट्रायल पास करते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फिर भी वो केवल नौकरानियों से घिरा हुआ है और एक भी इंस्ट्रक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा है। नौकरानी एक गुड़िया की तरह भावहीन रहती है और पूछती है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। ज़ीक मना कर देता है। सच तो यह है कि वो अपने दम पर प्रबंधन कर सकता है, क्योंकि वो वर्तमान में कॉम्बैट ट्रेनिंग प्राप्त करने के बजाय अपने शरीर को बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। ज़ीक ने फिर नौकरानी से पूछा कि क्या वो उसे मुख्य परिवार के अन्य बच्चों के बारे में बता सकती है, लेकिन वो उसे वही जवाब देती है कि उसे ये कहने की आज़ादी नहीं है। वो उसके प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने सवालों को अलग तरह से पूछने का प्रयास करता है, लेकिन वो जिद पर अड़ी रहकर वही जवाब दोहराती है। चिढ़कर ज़ीक सोचता है कि क्या यही एकमात्र वाक्य है जो वो जानती है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे इस घर में दुर्व्यवहार के लिए रखा जा रहा है। नौकरानी तुरंत इस बात से इनकार करती है और बताती है कि उन्हें उसकी सभी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। ज़ीक ध्यान देता है कि नौकरानी खुद एक 3 स्टार फाइटर है और सोचता है कि वो कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए उपयोगी हो सकती है। चूंकि नौकरानी मददगार होने से इनकार करती है, ज़ीक फैसला करता है कि अब जंगल की ओर जाने का समय आ गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि वो 3 साल से एक नौकरानी के साथ रह रहा है, बिना उसके साथ कोई वास्तविक संबंध बनाए। वो जवाब का इंतजार करता है, लेकिन नौकरानी चुप रहती है और ऐसा लगता है कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। एक बार जंगल के अंदर ज़ीक विभिन्न जहरीली जड़ी बूटियां खाना शुरू कर देता है। उनका स्वाद बेहद खराब होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानता है। अचानक वो अपने पीछे एक धुंधला रास्ता देखता है जो उसका पीछा कर रहा है। वो सोचता है कि कोई बिना आगे आए बात किए उसका पीछा क्यों करेगा। इस पर ध्यान न देने का फैसला करते हुए वो आगे आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ ही समय में उसे अपने रास्ते में एक गुस्सैल जंगली सूअर खड़ा दिखाई देता है। साथ ही उसे एहसास होता है कि उसका पीछा करने वाले व्यक्ति के चारों ओर की काली धुंध उसके पिछले जीवन के दौरान मौजूद नहीं थी, जिससे वो उत्सुक हो जाता है कि ये वास्तव में क्या है। बहरहाल ज़ीक खुद को सूअर के सामने लाता है और जैसा कि उम्मीद थी, वो सीधे उसकी तरफ चार्ज करता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने सफलतापूर्वक सूअर का ध्यान खींच लिया है। ज़ीक एकदम सही रुख अपनाता है और आसानी से चार्ज करते हुए जानवर को चकमा दे देता है। जैसे ही सूअर को मौका मिलता है, वो सीधे उसके पेट पर एक मुक्का मारता है। इसका प्रभाव भयानक होता है। बल सूअर के आंतरिक अंगों को कुचल देता है और एक ही वार में उसे तुरंत मार देता है। ज़ीक इस बात से प्रभावित है कि 1 स्टार योद्धा होने के बावजूद उसका एक हल्का मुक्का भी सूअर को एक ही बार में हराने के लिए काफी था। इससे वो निष्कर्ष निकालता है कि स्टार की गुणवत्ता मात्रा से अधिक मायने रखती है।
वो मरे हुए सूअर को अपने कंधे पर उठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में ज़ीक इस बात पर विचार करता है कि वो अकेले रहने से कितना थक गया है और एक साहसिक यात्रा पर जाने के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि यदि वो कहीं भी यात्रा करना चाहता है तो समुद्र ही एकमात्र उपलब्ध मार्ग है। इस बीच जो रहस्यमयी आदमी ज़ीक का पीछा कर रहा था वो पूरी तरह से हैरान है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ज़ीक बिना किसी कॉम्बैट ट्रेनिंग के एक ही मुक्के से सूअर को मारने में कामयाब रहा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि छिपने के प्रयासों के बावजूद ज़ीक ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया। वो आदमी निष्कर्ष निकालता है कि ज़ीक एक सामान्य बच्चा नहीं है। ये देखते हुए कि ज़ीक की मां की मृत्यु तब हुई थी जब वो छोटा था और उसके पिता ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसके पास कोई उचित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं होना चाहिए था। फिर भी ज़ीक को जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो अभी भी परिवार के मुखिया का बच्चा है। इसी वजह से उसे लगातार निगरानी में रखा गया है। रहस्यमयी पर्यवेक्षक को एहसास होता है कि हर बीतते पल के साथ घटनाएं और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। जब ज़ीक घर लौटता है तो वो देखता है कि घर पर मेहमान आए हैं। वो तुरंत उनकी ताकत को महसूस करता है और सोचने लगता है कि वे आखिरकार उससे क्या चाहते हैं। चुपचाप दरवाजे के पास जाकर वो उनकी बातचीत सुनता है। जहां तक वो समझ पाता है उनके मन में कोई मारने का इरादा नहीं है। आखिरकार वो दरवाजा खोलता है और अंदर कई पुरुषों को इंतजार करते हुए देखता है। वो उनसे पूछता है कि वे क्यों आए हैं। जब वो उनकी जांच करता है तो वो उनके कपड़ों पर ड्रैगन परिवार का प्रतीक चिन्ह देखता है, जिससे वो और भी उत्सुक हो जाता है। उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि वे उसे ले जाने आए हैं क्योंकि उसे एक परीक्षा से गुजरना होगा। ये सुनकर ज़ीक का दिमाग लगभग चकरा जाता है। किसी ने भी उसे किसी परीक्षा के बारे में सूचित नहीं किया था। इसके तुरंत बाद उसे मुख्य घर ले जाया जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 1000 साल बीत जाने के बाद वहां वापस लौटेगा। पुरुष उसे स्कूल की वर्दी पहनाते हैं और आखिरकार उसे मुख्य घर में लाए जाने का कारण पता चलता है। ये विलासिता के लिए नहीं है, उसे ड्रैगन नेस्ट नाम की अकादमी में शामिल होने के लिए वहां लाया गया है। ड्रैगन परिवार द्वारा स्थापित अकादमी एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश करने का सपना परिवार में पैदा होने वाला हर बच्चा देखता है। जाहिर तौर पर सभी बच्चों को 7 साल की उम्र पूरी होने के बाद औपचारिक शिक्षा मिलती है और आज प्रवेश परीक्षा का दिन है। समस्या यह है कि ज़ीक को पहले कभी कोई शिक्षा मिली ही नहीं थी। दुर्भाग्य से उसके पास भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि परीक्षा अनिवार्य है। इसीलिए उसे जंगल में उसके अलग थलग पड़े घर से मुख्य घर लाया गया। ज़ीक हर चीज से निराश है और इस वजह से वो दर्द से अपना सिर झुका लेता है। जबकि अन्य छात्र उसके पास से गुजरते हैं, उनमें से एक लैंगिस नाम का नीले बालों वाला लड़का उसके पास आता है। लैंगिस ओल्ड स्केल विलेज से है और वो ज़ीक से पूछता है कि क्या वो ठीक है या उसे कोई परेशानी है। ज़ीक उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता है और रूखेपन से पूछता है कि वो क्या चाहता है। लैंगिस एक डरपोक व्यक्ति लगता है और बताता है कि वो केवल मदद करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ज़ीक परेशान लग रहा था। लैंगिस के इस रवैये से ज़ीक हैरान है। वो बता सकता है कि लैंगिस शर्मीले प्रकार का है, लेकिन वो उसके भीतर से बहती हुई एक निश्चित शक्ति को भी महसूस करता है। ज़ीक अपने पैरों पर खड़ा होता है और असभ्य होने के लिए माफी मांगता है। वो अपना परिचय देता है और बताता है कि वो बस इस बात को लेकर असमंजस में है कि परिवार के मुखिया उनसे क्या करवाने की योजना बना रहे हैं। लैंगिस जवाब देता है कि परीक्षा की सामग्री साल दर साल नहीं बदलती है। हालांकि ज़ीक ये स्वीकार करके गलतफहमी को जल्दी से दूर कर देता है कि वास्तव में उसे कोई अंदाजा नहीं है कि परीक्षा किस बारे में है। लैंगिस हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा लड़का वास्तव में टेस्ट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। वो सोचने लगता है कि क्या ज़ीक ठीक रहेगा, ये देखते हुए कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो किसका सामना करने वाला है। मदद करने का फैसला करते हुए लैंगिस उसे सब कुछ समझाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो शुरू करने वाला होता है, धौंस जमाने वाले लड़कों का एक समूह अचानक पीछे से आता है और लैंगिस को बौना कहता है। ज़ीक भी किसी को इस तरह संबोधित करते हुए सुनकर हैरान है। इस समूह का नेतृत्व रेटन नाम का एक लड़का कर रहा है जो ओल्ड स्केल विलेज से भी है। रेटन लैंगिस का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि उसके जैसा बौना परीक्षा के लिए आने की जहमत क्यों उठाएगा जब वो बस घर जाकर खेल सकता है। लैंगिस अपमान को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और शांति से जवाब देता है कि वो परीक्षा के लिए आया है। उसका मासूम जवाब रेटन को और भी गुस्सा दिला देता है। रेटन चिल्लाता है कि लैंगिस कचरे का टुकड़ा है और उसके जैसे किसी व्यक्ति को अकादमी में प्रवेश मिलने की कोई संभावना नहीं है। रेटन लैंगिस का उपहास करना जारी रखता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पिता एक नकली ड्रैगन है। ज़ीक नोटिस करता है कि लैंगिस गुस्से में है, ये देखते हुए कि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली हैं। जाहिर तौर पर ड्रैगन परिवार एक पूर्ण सम्राट द्वारा स्थापित सख्त पदानुक्रम के तहत काम करता है। सबसे निचले मान्यता प्राप्त स्तर पर नए लोग होते हैं जिन्हें लेसर ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। उनके ऊपर आम सैनिक होते हैं जिन्हें यंग ड्रैगन कहा जाता है। कैप्टन क्लास के सदस्यों को एडल्ट ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। सबसे ऊपर बुजुर्ग और कार्यकारी वर्ग के सदस्य होते हैं जिन्हें एल्डर ड्रैगन कहा जाता है। हालांकि असफल माने जाने वाले लोगों के लिए एक और भी निचला स्तर आरक्षित है। इन व्यक्तियों को मॉक ड्रैगन कहा जाता है।
मॉक ड्रैगन वे लोग हैं जो ड्रैगन नेस्ट में प्रवेश करने में विफल रहे या जो अकादमी से स्नातक होने में असमर्थ हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से नकली माना जाता है। इस कलंक के बावजूद लैंगिस ये साबित करना चाहता है कि उसके जैसे लोग नकली ड्रैगन नहीं हैं। इस मोड़ पर ज़ीक बातचीत में शामिल होने का फैसला करता है। वो रेटन से पूछता है कि वो कैसे पक्का हो सकता है कि लैंगिस कचरा है जब उसने अभी तक परीक्षा भी नहीं दी है। रेटन ज़ीक के हस्तक्षेप से हैरान है और जानना चाहता है कि वो कौन है। वो पूछता है कि क्या ज़ीक को उससे कोई समस्या है। ज़ीक शांति से जवाब देता है कि उसे कोई समस्या नहीं है। वो बस ये जानना चाहता है कि रेटन को क्यों लगता है कि लैंगिस के लिए अकादमी में प्रवेश करना असंभव है। रेटन जवाब देता है कि लैंगिस जैसे लोग कमजोर होते हैं। ज़ीक इस प्रतिक्रिया से चकित है और लापरवाही से रेटन से कहता है कि लैंगिस उससे और उसके कचरे के पूरे गिरोह से अधिक मजबूत है। ये तुरंत रेटन को क्रोधित कर देता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या ज़ीक का ये मतलब है कि वे लैंगिस जैसे किसी व्यक्ति से नीचे हैं। इससे पहले कि टकराव और बढ़ पाता, एक परीक्षक आता है और घोषणा करता है कि प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है। वो सभी आवेदकों को सूचित करता है कि भाग लेने से पहले उन्हें पंजीकरण करना होगा और 1 नंबर वाला टैग इकट्ठा करना होगा। रेटन स्पष्ट घृणा के साथ ज़ीक को घूरता है और वादा करता है कि वो उसका चेहरा याद रखेगा। ज़ीक हैरान है कि रेटन इतनी जल्दी इतना गुस्सा हो गया और सोचता है कि वर्तमान पीढ़ी इतनी शार्ट टेम्पर्ड क्यों है। लैंगिस इस बयान से दंग है क्योंकि वे सब एक ही उम्र के हैं। वो बताता है कि अगर किसी को कमजोर कहा जाए तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। ज़ीक फिर पूछता है कि क्या परीक्षा अनिवार्य है। लैंगिस बताता है कि प्रतिभागियों को हटने की आज़ादी है अगर उन्हें लगता है कि उनके पास भाग लेने की क्षमता नहीं है। ये ज़ीक को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन ये लैंगिस को और अधिक आश्वस्त करता है कि ज़ीक वास्तव में परीक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके लिए चिंतित होकर लैंगिस ज़ीक को सलाह देता है कि वो टेस्ट के दौरान चोटिल होने से पहले ही नाम वापस ले लें। ज़ीक तुरंत उससे कहता है कि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। लैंगिस इस बात से चकित है कि परीक्षा में क्या शामिल है, ये जाने बिना भी ज़ीक कितना आश्वस्त रहता है। ज़ीक फिर सुझाव देता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले वे आगे बढ़ें। कुछ समय बाद सभी आवेदक एक साथ इकट्ठा होते हैं। परीक्षक उनके सामने खड़ा होता है और टेस्ट का विवरण समझाता है। उसके अनुसार पास होने के लिए उन्हें बस अपने सामने रखी बड़ी चट्टान पर एक खरोंच छोड़नी होगी। हालांकि उन्हें परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए हथियारों के अलावा किसी भी अन्य हथियार का उपयोग करने की मनाही है। चीजों को और भी दिलचस्प बनाने के लिए प्रतिभागियों को अपने नंगे हाथों का उपयोग करने की भी अनुमति है, यदि उन्हें लगता है कि वे उस तरह से चट्टान को खरोंच सकते हैं। परीक्षक आगे बताता है कि प्रत्येक आवेदक को 3 प्रयास दिए जाएंगे। ज़ीक के लिए ये विशेष रूप से कठिन परीक्षा नहीं लगती है। हालांकि लैंगिस विवरण सुनकर भयभीत है। ज़ीक समझ नहीं पा रहा है कि वो इतना हैरान क्यों है, क्योंकि उन्हें बस एक चट्टान को खरोंचना है। बच्चों के रूप में ड्रैगन का खून पीने वाले ट्रायल से बचने के बाद ज़ीक ने कुछ और अधिक अपमानजनक होने की उम्मीद की थी। उसकी तुलना में ये परीक्षा उसे बेहद निराश करती है। परीक्षक फिर आधिकारिक तौर पर टेस्ट शुरू करता है। पहला आवेदक आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से चट्टान पर अपनी तलवार चलाता है। जैसे ही ब्लेड टकराता है, एक बहरा कर देने वाला धमाका उस इलाके में गूंज उठता है। प्रभाव का बल तलवार को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। फिर भी चट्टान पर हल्की सी खरोंच भी नहीं आती है। लड़का तुरंत दर्द से जमीन पर गिर जाता है। परीक्षक पूछते हैं कि क्या वो अपने शेष 2 प्रयासों का उपयोग करना चाहता है, लेकिन वो इतने दर्द में है कि आगे बढ़ने में असमर्थ है। परीक्षक पहले आवेदक के प्रयास को अमान्य घोषित करते हैं और उसे ले जाया जाता है। ज़ीक नोटिस करता है कि लैंगिस अजीब व्यवहार कर रहा है और सोचता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि परीक्षा काफी आसान लग रही है। उत्सुक होकर ज़ीक लैंगिस से चट्टान के बारे में पूछता है। लैंगिस बताता है कि चट्टान को पुनर्जनन पत्थर रीजनरेशन स्टोन कहा जाता है और इसमें इसकी सतह पर की गई किसी भी छोटी खरोंच को तुरंत ठीक करने की क्षमता है। इसके अलावा पुनर्जनन पत्थर हमलावर पर 100 गुना अधिक नुकसान वापस कर सकता है यदि इसके खिलाफ क्रूर बल का उपयोग किया जाता है। ये सुनकर ज़ीक निष्कर्ष निकालता है कि चट्टान काफी अपमानजनक है। लैंगिस आगे बताता है कि पत्थर पर खरोंच छोड़ना वास्तव में संभव है यदि किसी व्यक्ति की ईथर स्रोत शक्ति को ठीक से प्रसारित किया जाए। इस जानकारी के आधार पर ज़ीक को एहसास होता है कि परीक्षा मार्शल आर्ट कौशल की तुलना में ईथर स्रोत शक्ति के सही संचालन और नियंत्रण के बारे में अधिक है। आसपास के अन्य प्रतिभागियों को देखते हुए ज़ीक ये निर्धारित करता है कि परीक्षा पास करने में सक्षम काफी आवेदक हैं। वो नोटिस करता है कि रेटन और उसका समूह भी सफल होने के लिए पर्याप्त मजबूत लगता है। जैसे ही वो आवेदक के बाद आवेदक को असफल होते देखता है, उनमें से कई पत्थर को खरोंचने के प्रयास के बाद टूटी हुई भुजाओं से पीड़ित होते हैं। कुछ ही समय में परीक्षक आवेदक संख्या 315 को बुलाता है, जो कि ज़ीक का नंबर है। लैंगिस तुरंत चिंतित हो जाता है और ज़ीक से परीक्षा से पीछे हटने का आग्रह करता है। हालांकि ज़ीक उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ज़ीक आगे बढ़ता है, परीक्षक तुरंत उसके भीतर से निकलने वाले अत्यधिक दबाव और आभा को महसूस करता है। परीक्षक ज़ीक से पूछता है कि वो कौन सा हथियार उपयोग करना चाहेगा।
सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जीक जवाब देता है कि उसे हथियार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने नंगे हाथों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। परीक्षक एक बार फिर पूछता है कि क्या वो उस विकल्प के बारे में निश्चित है, लेकिन जीक आत्मविश्वास से हाँ में जवाब देता है, ये बताते हुए कि उसकी मुट्ठियां इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं। जब दूसरे छात्र ये सुनते हैं तो वे ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे जोर देते हैं कि कोई भी नंगे मुक्कों से पुनर्जनन पत्थर पर खरोंच नहीं छोड़ सकता। यहां तक कि लैंगिस को भी जीक के अवसरों पर भरोसा नहीं है। उसे वास्तव में डर है कि जीक की बाहें और मुट्ठियां अलग हो सकती हैं। लैंगिस खुद को दोष देने लगता है, ये सोचकर कि उसे जीक को परीक्षा में भाग लेने से रोकने के लिए और अधिक करना चाहिए था। चूंकि जीक ने पहले ही अपना मन बना लिया है, परीक्षक उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। पत्थर के पास जाकर जीक उसकी बारीकी से जांच करता है और स्वीकार करता है कि ये एक ऐसे खनिज से बना है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। वो निष्कर्ष निकालता है कि ये उसके पिछले जीवन के बाद बीते 1000 वर्षों के दौरान बना होगा। ये महसूस करते हुए कि इस नए युग के बारे में अभी भी अनगिनत चीजें हैं जो वो नहीं जानता है, जीक उन सवालों को भविष्य के लिए छोड़ने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। वो अपने शरीर में शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर देता है, पत्थर पर वार करने की तैयारी करता है। उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को देखते हुए उसका मानना है कि ये उसके इरादे के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वो जिस तकनीक का उपयोग करना चुनता है उसे ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट तकनीक फॉर्म के रूप में जाना जाता है। एक चमकदार पीली आभा उसके शरीर को घेर लेती है और उसकी बाहों के चारों ओर केंद्रित हो जाती है। फिर एक शक्तिशाली गति के साथ जीक अपना मुक्का पुनर्जनन पत्थर पर मारता है। प्रभाव विस्फोटक है। पत्थर का ऊपरी हिस्सा तुरंत चकनाचूर हो जाता है, जिससे एक गरजने वाली आवाज और धूल का एक विशाल बादल पैदा होता है। वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। अधिकांश दर्शक विस्फोट के बल से सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन परीक्षक अपनी आंखें खुली रखता है, हर चीज का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। जीक राहत की सांस लेता है। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि यह तकनीक उसकी वर्तमान उम्र और शारीरिक स्थिति के किसी व्यक्ति के लिए कुछ अधिक उन्नत थी। अपनी बाह की तरफ देखते हुए वो नोटिस करता है कि उससे खून बह रहा है और तनाव के कारण उसकी स्कूल की वर्दी फट गई है। पत्थर को नष्ट करने के लिए खुद की तारीफ करने के बजाय जीक निष्कर्ष निकालता है कि उसकी ट्रेनिंग अभी भी अपर्याप्त है। अन्य छात्र अवाक रह गए हैं, ये सोचकर कि वो इस तरह के असंभव कारनामे को करने में कैसे कामयाब रहा। दूसरी ओर रेटन बस इस बात से आग बबूला है कि जीक पत्थर को चकनाचूर करने में सफल रहा। लैंगिस इतना हैरान है कि उसका जबड़ा व्यावहारिक रूप से जमीन पर गिर जाता है। वहां मौजूद सभी लोगों में से जीक आखिरी व्यक्ति था जिससे उसे परीक्षा पास करने की उम्मीद थी। परीक्षक को भी जो उसने देखा उस पर विश्वास करना कठिन लगता है। उसकी समझ में केवल 4 स्टार या उससे अधिक रैंक का कोई व्यक्ति ही पुनर्जनन पत्थर को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए था। चूंकि जीक परिवार की एक नाजायज संतान है, परीक्षक सोचने लगता है कि क्या उसे किसी तरह मुख्य रक्त रेखा से एक असाधारण शक्ति विरासत में मिली है। परीक्षक को यह भी लगता है कि उसने जीक द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक को पहले कहीं देखा है। बाद में जीक शांति से परीक्षक के पास जाता है और पूछता है कि उसने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया। परीक्षक उसे सूचित करता है कि वो पास हो गया है। इनाम के रूप में जीक को एक बोतल सौंपी जाती है जिसमें एक हरा लिक्विड होता है। इसकी सामग्री के बारे में उत्सुक होकर वो एक जूनियर परीक्षक से पूछता है कि बोतल के अंदर क्या है। वो आदमी बस स्पष्ट शत्रुता के साथ उसे घूरता है और उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है। जीक ये मान लेने का फैसला करता है कि बोतल टेस्ट पास करने के लिए किसी तरह का इनाम है। अपने नए बने दोस्त के पास लौटते हुए लैंगिस तुरंत उसके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए उसकी तारीफ करता है। जीक फिर लैंगिस से बोतल के बारे में पूछता है। लैंगिस बताता है कि इसमें एक हीलिंग पोशन है। यह सुनकर जीक भ्रमित हो जाता है। लैंगिस आगे स्पष्ट करता है कि यह एक सामान्य श्रेणी का हीलिंग पोशन है। जीक लिक्विड की अधिक सावधानी से जांच करता है और महसूस करता है कि यह जहरीला नहीं लगता है। इससे वो सोचने लगता है कि क्या तथाकथित हीलिंग पोशन वास्तव में एक अमृत एलिक्सिर हो सकता है। अमृत एक विशेष पोशन है जो अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों से बनाया जाता है। इसे उन जड़ी बूटियों के साथ जोड़ा जाता है जो केवल गुप्त क्षेत्र में उगती हैं। इसके अलावा दिव्य जीवों और प्रेत जीवों से काटे गए शुद्ध अमृत कोर इसके निर्माण में जोड़े जाते हैं। अमृत का सेवन करने से पुराने और हाल के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और साथ ही व्यक्ति का ईथर भी बढ़ जाता है। हालांकि अमृत को परिष्कृत करना असाधारण रूप से कठिन है क्योंकि इसकी सामग्रियां अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन है। इसी वजह से अमृत बाजार में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। जीक आखिरकार हीलिंग पोशन पी लेता है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसकी फटी बाहों के घाव लगभग तुरंत ठीक हो जाते हैं। वो परिणाम से पूरी तरह चकित है और निष्कर्ष निकालता है कि हीलिंग पोशन वास्तव में भेस में एक अमृत है। लैंगिस स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि अमृत क्या होता है, लेकिन वो गर्व से बताता है कि ड्रैगन परिवार के हीलिंग पोशन दुकानों में बेचे जाने वाले साधारण पोशन से कहीं बेहतर हैं। लैंगिस इसे पूरी तरह से सामान्य मानता है, जबकि जीक पूरी तरह से चकित है क्योंकि उसकी सभी चोटें तुरंत ठीक हो गईं।
हालांकि वो नोटिस करता है कि वहां कोई ईथर वृद्धि नहीं है जैसी कि अमृत का सेवन करने पर होती है। लैंगिस जीक से कहता है कि वो काफी प्रभावशाली है, लेकिन जीक सहमत नहीं होता है। बोतल की दोबारा जांच करते हुए जीक को एहसास होता है कि ये उस शिखर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मानव ज्ञान 1000 वर्षों के दौरान बनाने में कामयाब रहा है। लैंगिस एक बार फिर जीक को याद दिलाता है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन जीक लापरवाही से जवाब देता है कि उसका लक्ष्य सबसे मजबूत बनना है, इसलिए वो अपनी वर्तमान क्षमताओं से विशेष रूप से प्रभावित नहीं है। इसके तुरंत बाद रेटन और उसका धौंस जमाने वाला गिरोह अपनी परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जीक को उम्मीद थी, उनमें से हर एक पास हो जाता है। वो जरा भी हैरान नहीं है क्योंकि उसने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि उनके पास सफल होने की पर्याप्त क्षमता है। आखिरकार आवेदक संख्या 414 को बुलाया जाता है और वो लैंगिस निकलता है। जैसे ही लैंगिस परीक्षा क्षेत्र की ओर सीढ़ियों से नीचे चलना शुरू करता है, जीक नोटिस करता है कि वो कितना घबराया हुआ है। उसका हौसला बढ़ाने की इच्छा से जीक उससे कहता है कि वो खुद को संभाले और उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैंगिस तुरंत मुड़ता है और जीक से कहता है कि वो मापदंड को इतना ऊंचा सेट करना बंद करे। जब लैंगिस परीक्षण क्षेत्र में पहुंचता है तो वो एक तलवार उठाता है। एक तरफ से देखते हुए जीक सोचता है कि लैंगिस वास्तव में क्या सोच रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए लैंगिस पुनर्जनन पत्थर पर तलवार चलाता है। दुर्भाग्य से वो हल्की सी खरोंच भी छोड़ने में विफल रहता है और जमीन पर गिर जाता है। हमेशा की तरह परीक्षक उसे सूचित करता है कि उसके पास अभी भी 2 प्रयास शेष हैं। लैंगिस खड़ा होता है और दोबारा प्रयास करता है, लेकिन परिणाम अपरिवर्तित रहता है। एक बार फिर वो पत्थर को नुकसान पहुंचाने में विफल रहता है और जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो सोचता है कि क्या वो सचमुच असफल होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे उन धौंस जमाने वालों ने हमेशा भविष्यवाणी की थी। जैसा कि उम्मीद थी, रेटन और उसके दोस्त तुरंत उस पर हंसने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, घोषणा करते हैं कि आधे ड्रैगन का बच्चा हमेशा आधा ड्रैगन ही रहेगा। वे उससे हार मानने का आग्रह करते हैं और जीक को याद दिलाते हैं कि उसने पहले दावा किया था कि लैंगिस जैसा कमजोर व्यक्ति उन सभी से अधिक मजबूत था। परीक्षक फिर लैंगिस को सूचित करता है कि उसके पास केवल एक प्रयास शेष है। वो पूछता है कि क्या लैंगिस दोबारा प्रयास करना चाहता है। उस पल लैंगिस हकलाने लगता है और मानसिक रूप से पूरी तरह से अंधेरे की स्थिति में गिर जाता है। अचानक उस अंधेरे में जीक की आवाज गूंजती है। वो लैंगिस से पूछता है कि वो क्या सोचता है कि वो क्या कर रहा है। भ्रमित होकर लैंगिस मुड़ता है और जीक सुझाव देता है कि वो तलवार के बजाय भाले का उपयोग करे। लैंगिस इस सलाह से हैरान है, लेकिन जीक जोर देता है कि वो पूरी तरह से गंभीर है। वो लैंगिस को एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करने के लिए डांटता है जो बस उसे सूट नहीं करता। जीक आत्मविश्वास से कहता है कि चाहे लैंगिस कितनी भी बार तलवार चलाए, वो पुनर्जनन पत्थर पर कभी निशान नहीं छोड़ पाएगा। रेटन और उसके दोस्त तुरंत फिर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। वे बताते हैं कि लैंगिस को बचपन से ही तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है और उसने कभी भाले के साथ कोई सबक नहीं लिया है। इसके अलावा वे जोर देते हैं कि हथियार बदलने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि लैंगिस दयनीय है। उन्हें नजरअंदाज करते हुए जीक परीक्षक की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या प्रतिभागियों को परीक्षा के बीच में हथियार बदलने की अनुमति है। परीक्षक उसे आश्वासन देता है कि ऐसा करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर जीक मुस्कुराता है और लैंगिस से कहता है कि वो भाले का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वहां खड़े होकर जीक उससे पूछता है कि क्या वो एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जाने के लिए तैयार है। लैंगिस तुरंत ना में जवाब देता है। अपना संकल्प इकट्ठा करते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और जीक से कहता है कि वो उसकी सलाह मानेगा और भाले के साथ परीक्षण करने का प्रयास करेगा। जैसे ही वो खुद को तैयार करता है, उसके पिता की यादें वापस आने लगती हैं। लैंगिस के पिता को कभी भी ड्रैगन नेस्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन मजाक और अपमान सहते हुए बिताया। उस सारे कष्ट के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने बेटे की ठीक से परवरिश करने की पूरी कोशिश की। उसके पिता ने उसके लिए जो कुछ भी बलिदान किया था, उसके कारण लैंगिस ये साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि वो एक नकली ड्रैगन नहीं है। उसे जीक के शब्द याद आते हैं कि चाहे वो कितनी भी बार तलवार का इस्तेमाल करे, परिणाम कभी नहीं बदलेगा। हालांकि वो जीक को थोड़े समय से ही जानता है, वो उस पर पूरी तरह भरोसा करने का फैसला करता है। समस्या ये है कि उसे भाला चलाना नहीं आता। जब वो ये चिंता व्यक्त करता है तो जीक बस उससे कहता है कि वो इसे सीधे आगे की ओर चलाए। वो उसे सलाह देता है कि वो चीजों को ज्यादा न सोचें और बस इसे कर दे। लैंगिस जानता है कि पहली बार भाला चलाने वाले किसी व्यक्ति के लिए पुनर्जनन पत्थर को नुकसान पहुंचाना असंभव होना चाहिए। बहरहाल वो ये भी जानता है कि यदि वो प्रयास नहीं करेगा तो उसे कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। भले ही वो जीक से अभी अभी मिला है, वो उस पर अपना विश्वास रखना चुनता है। चूंकि जीक उस पर विश्वास करता है, इसलिए वो खुद पर भी विश्वास करना चाहता है। लैंगिस अपना रुख अपनाता है और तुरंत कुछ असामान्य नोटिस करता है। उसके शरीर में बहने वाली ईथर स्रोत ऊर्जा उस समय से पूरी तरह अलग महसूस होती है जब उसने तलवार पकड़ी हुई थी। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ वो पुनर्जनन पत्थर की ओर दौड़ता है और भाले को आगे बढ़ाता है।
प्रभाव से एक विशाल शॉकवेव निकलती है। रेटन और उसका गिरोह तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं, आश्वस्त हैं कि हथियार बदलने के बावजूद कुछ नहीं बदला है। हालांकि करीब से देखने पर उन्हें कुछ अविश्वसनीय एहसास होता है। लैंगिस ने वास्तव में यह कर दिखाया। सभी के चेहरों पर झटका फैल जाता है, यहां तक कि परीक्षक भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो क्या देख रहा है। लैंगिस ने भाले से पुनर्जनन पत्थर को सफलतापूर्वक छेद दिया है। ज़ीक गर्व से उसके लिए तालियां बजाने लगता है। इस बीच लैंगिस पूरी तरह से अविश्वास में परिणाम को देखता है। जब परीक्षक अपनी पुस्तक में परिणाम दर्ज करता है और घोषणा करता है कि लैंगिस ने परीक्षा पास कर ली है, तो लैंगिस को अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास होता है। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उसने सही सुना है या नहीं। इससे पहले कि परीक्षक खुद को दोहरा पाता, ज़ीक पीछे से लैंगिस के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लेता है और उसे आश्वासन देता है कि उसने वास्तव में ये कर दिखाया है। लैंगिस की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती हैं। अपनी खुशी को रोकने में असमर्थ वो ज़ीक को वापस गले लगा लेता है। रेटन और उसके दोस्त वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि लैंगिस की सफलता एक भाग्यशाली दुर्घटना से बढ़कर कुछ नहीं थी। उस पल परीक्षक अपनी आवाज उठाता है और घोषणा करता है कि परीक्षा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। वो सभी आवेदकों को सूचित करता है कि अगला कार्यक्रम प्रवेश समारोह होगा। जब ज़ीक ये घोषणा सुनता है तो वो वास्तव में आश्चर्यचकित होता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि प्रवेश के लिए पुनर्जनन पत्थर को खरोंचना ही एकमात्र आवश्यक परीक्षा थी। लैंगिस फिर उल्लेख करता है कि अकादमी में आधिकारिक तौर पर प्रवेश करने के बाद वास्तव में एक और परीक्षा हो सकती है। उत्सुक होकर ज़ीक पूछता है कि अब जब वे पास हो गए हैं तो उन्हें आगे क्या करना है। लैंगिस बताता है कि ड्रैगन परिवार के मुखिया जल्द ही आएंगे और सफल आवेदकों को बधाई शब्द देंगे। तभी शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह को दूर से आते हुए देखा जा सकता है। जब वे छात्रों की ओर चलते हैं तो उनकी आभा अत्यधिक प्रभावशाली होती है। उनमें एक विशेष व्यक्ति है जो तुरंत ज़ीक का ध्यान आकर्षित करता है। ज़ीक लैंगिस से पूछता है कि वो उदास दिखने वाला आदमी कौन है। लैंगिस भयभीत है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि ज़ीक ने अभी अभी परिवार के मुखिया का अपमान किया है। पूरी तरह से अनियंत्रित होकर ज़ीक परिवार के मुखिया को एक बदसूरत आदमी कहना जारी रखता है। इससे पहले कि वो बोलना जारी रख पाता, लैंगिस जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसका मुंह ढक देता है। हताशा में लैंगिस उससे बात बंद करने की भीख मांगता है। हालांकि ये उसके लिए कठिन है। ज़ीक चुप रहने का फैसला करता है। जैसे ही वो करीब आती आकृतियों का अध्ययन करता है, ज़ीक उन्हें ड्रैगन परिवार की सैन्य ताकत के रूप में पहचानता है। वो प्रभावित है क्योंकि उनमें से काफी वास्तव में शक्तिशाली हैं। उनमें से अधिकांश 6 स्टार योद्धा हैं। हालांकि परिवार के मुखिया बालसा एल ड्रैगन उन सभी से ऊपर हैं। बालसा एक 8 स्टार योद्धा हैं। अकेले यही उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाता है। ज़ीक के पिछले युग में पूरी दुनिया में केवल कुछ ही 8 स्टार योद्धा मौजूद थे। अब एक को देखकर वो सोचने लगता है कि इस युग में कितने 8 स्टार योद्धा अभी भी जीवित हैं। ज़ीक फिर लैंगिस की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि वो कैसा महसूस करता है। ज़ीक लैंगिस को बिल्कुल बताता है कि वो कैसा महसूस करता है। वो उसे बताता है कि वो बालसा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि वो आदमी उसका पिता है या नहीं। तभी बालसा छात्रों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो चलते हैं, उस इलाके में एक अत्यधिक प्रभावशाली आभा फैल जाती है। वो केवल कुछ शब्द बोलते हैं, छात्रों से ड्रैगन परिवार का मांस और खून बनने के लिए कहते हैं। हालांकि उन सरल शब्दों में अत्यधिक वजन होता है। उनकी शक्तिशाली आभा के साथ मिलकर वे एक कुचलने वाला दबाव बनाते हैं जो ज़ीक को छोड़कर हर छात्र को कांपने पर मजबूर कर देता है। यहां तक कि लैंगिस भी दबाव में संघर्ष करता है और शिकायत करता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ज़ीक हालांकि बिल्कुल कुछ महसूस नहीं करता है। बालसा के प्रति वो जो कुछ भी महसूस करता है वो शुद्ध घृणा है, इसके पीछे के कारण को न समझने के बावजूद। अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त करने के बाद बालसा मुड़ते हैं और चले जाते हैं। एक अन्य बुजुर्ग तुरंत कार्यभार संभालने के लिए आगे बढ़ता है। वो छात्रों को सूचित करता है कि परिवार के मुखिया को उन सभी से बड़ी उम्मीदें हैं। ये बुजुर्ग भी ज़ीक का ध्यान आकर्षित करता है। उत्सुक होकर वो सोचने लगता है कि वो सुनहरे बालों वाला बुजुर्ग कौन हो सकता है। बालसा के जाने के बाद ज़ीक नोटिस करता है कि छात्रों के बीच तनाव कुछ कम हो जाता है। फिर भी वे बालसा की अत्यधिक उपस्थिति के बचे हुए प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। इसके तुरंत बाद परीक्षक आगे बढ़ता है और घोषणा करता है कि छात्रावास डॉर्मेट्री के असाइनमेंट प्रकट होने वाले हैं। ज़ीक इस जानकारी से आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने माना था कि हर कोई एक ही जगह पर रहेगा। चूंकि ज़ीक स्पष्ट रूप से अकादमी के बारे में बहुत कम जानता है, लैंगिस एक बार फिर उसे चीजें समझाने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि ड्रैगन नेस्ट अकादमी में 4 छात्रावास हैं। छात्रों को 4 स्थानों में से एक में असाइन किया जाता है, ईस्ट डॉम, वेस्ट डॉम, नॉर्थ डॉम या साउथ डॉम। एक पल बाद ज़ीक अपना नाम पुकारे जाते हुए सुनता है। वो खड़ा होता है और जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो अपने नए दोस्त से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। दोनों अलग होने से पहले दोस्ताना विदाई और शुभकामनाएं साझा करते हैं। ज़ीक को पता चलता है कि उसे अकादमी के ईस्ट डॉम में असाइन किया गया है।
जैसे ही वो वहां जाता है, वो इस बात से आश्चर्यचकित होता है कि 1000 वर्षों के दौरान दुनिया कितनी बदल गई है। अपने हाथ में नोट पर लिखे निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने कमरे की तलाश में अकादमी के मैदान से सावधानीपूर्वक गुजरता है। दुर्भाग्य से वो रास्ते में खो जाता है। इस देरी के कारण जीक को चिंता होने लगती है कि उसका भविष्य का रूममेट इस बात से परेशान हो सकता है कि वो इतनी देर से आ रहा है। कुछ समय तक इधर उधर भटकने के बाद वो आखिरकार सही कमरे में पहुंच जाता है। उत्साह और उमंग से भरकर वो अपने आगमन की घोषणा करने और अपने नए रूममेट का स्वागत करने के लिए आत्मविश्वास से दरवाजा खोलता है। हालांकि जैसे ही वो देखता है कि अंदर कौन है, उसका सारा उत्साह तुरंत गायब हो जाता है। उसके चेहरे का उत्साह गायब हो जाता है क्योंकि वो उस व्यक्ति को देखता है जिसे उसके साथ कमरा साझा करने के लिए असाइन किया गया है। जीक विश्वास नहीं कर पाता कि उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि लैंगिस है, और जब वो लड़के को देखता है तो वो बस ये मान लेता है कि उसके साथ एक अकथनीय संबंध है। लैंगिस मुस्कुराता है और उससे सहमत होता है और इस तथ्य का भी उल्लेख करता है कि वो पहले से ही अकेला महसूस कर रहा था। जीक फिर लैंगिस से पूछता है कि क्या दिन के लिए कोई योजना नहीं है, और वो कहता है कि कोई योजना नहीं है क्योंकि उनका ट्रेनिंग सेशन अगले दिन शुरू होगा। उन्हें आराम करने का निर्देश दिया गया है। जीक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि वो पूरे ओरिएंटेशन सेशन के दौरान ध्यान नहीं दे रहा था। ये स्वीकार करते हुए वो उजला दिखता है, लेकिन लैंगिस को नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा है जिस पर उसे गर्व होना चाहिए। लैंगिस पूरी डांट फटकार के सेशन को पीछे छोड़ने का फैसला करता है और सुझाव देता है कि वे कुछ नींद लें क्योंकि वे अगले दिन ट्रेनिंग करेंगे। जाहिर तौर पर जीक शुरू में स्कूल छोड़ने और बस एक साहसिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन जब से वो स्कूल आया है उसने जो नई चीजें देखी हैं उनमें उसकी रुचि जगी है। उसने घर के साथ थोड़ा और बने रहने का फैसला किया है, यदि इससे उसे एक सहस्राब्दी के बाद दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। 1 महीने बाद बच्चे अपने ट्यूटर के तहत गहन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है कि ड्रैगन की सांस ड्रैगन ब्रेथ में कैसे महारत हासिल की जाए, जिसे हाउस एल ड्रैगन के 15वें प्रमुख द्वारा बनाया गया था। ट्यूटर उन्हें बताता है कि उन्हें इस तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता है ताकि वे किसी भी स्थिति में इसका उपयोग कर सकें। ट्यूटर बच्चों पर नजर रखते हुए इधर उधर घूमता है। वो नोटिस करता है कि उनमें से कुछ ने इसमें महारत हासिल कर ली है और उनमें से एक लाइका है जो घर के मुखिया की बेटी है। जाहिर तौर पर वो पहले से ही इतनी कुशल है कि उसे सेकंड स्टार के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। हालांकि उसकी रुचि जीक में अधिक है। जबकि बाकी सभी संघर्ष कर रहे हैं, जीक अपने सिर पर एक चट्टान ले जा रहा है और 2 डंबल पकड़े हुए हैं जिन पर छोटी चट्टानें भी हैं। ट्यूटर इस तथ्य के करीब आने लगता है कि जीक को मुखिया की शक्ति विरासत में मिली है। हालांकि वो सोचता है कि वो सब कुछ हासिल करने में कैसे सक्षम है क्योंकि उसका कोई शिक्षक नहीं था जो उसे इससे गुजार सकता था। शिक्षक केवल आश्चर्य कर सकता है लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। दूसरी ओर जीक इस बारे में सोच रहा है कि सांस लेने की तकनीक ड्रैगन किंग्स ब्रेथ, जिसे उसने ईजाद किया था, को संशोधित किया गया है और ड्रैगन ब्रेथ के रूप में पारित किया गया है। जाहिर तौर पर सांस लेने की तकनीक हवा से ईथर को अपने शरीर में खींचने और इसे चारों ओर पारित करने के तरीके हैं जो अंततः ईथर को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि इष्टतम स्तर उपयोगकर्ता के कौशल और रचनात्मकता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रत्येक कुलीन घराना अपनी शैली को परिष्कृत करता है और तैयार तकनीक को सुरक्षित रखता है। जीक स्वीकार करता है कि यह तकनीक सुरक्षित और सीखने में आसान है, लेकिन उसका मानना है कि यह पूरी तरह से बेकार है यदि वो इसका उपयोग केवल तभी कर सकता है जब वो स्थिर खड़ा हो। मूल रूप से उसकी मूल तकनीक उसे चलते फिरते ईथर का उपयोग करने की अनुमति देती है। तकनीक के प्रभाव बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके कठिन होने के कारण केवल कुछ ही लोगों को यह विरासत में मिली है। जीक ने उस समय इसे सरल बना दिया था ताकि कबीले को मजबूत बनाने के लिए कोई भी इसका उपयोग कर सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह विकसित होगी और 1000 साल बाद भी मौजूद रहेगी। जीक इससे प्रभावित है और उसका मानना है कि समय के साथ मार्शल आर्ट की अन्य तकनीकें भी बदली होंगी। ट्रेनिंग सेशन के बाद बच्चे खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल जाते हैं। जबकि हर कोई थकान के कारण खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जीक बिना किसी परवाह के अपना खाना चबा रहा है। वो नोटिस करता है कि लैंगिस थका हुआ दिख रहा है और वो उससे अपना खाना खाने का आग्रह करता है क्योंकि यदि उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई तो वो बेहतर ढंग से चलने में सक्षम नहीं होगा। लैंगिस जीक से ये पूछने पर मजबूर हो जाता है कि जब बाकी सभी थके हुए हैं तो वो ऊर्जा से इतना कैसे भरा हुआ है। जीक लैंगिस को ताना मारता है, उससे कहता है कि वो सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति है। वो उससे अधिक खाने और कड़ी ट्रेनिंग करने का आग्रह करता है। लैंगिस को व्याख्यान देते समय जीक नोटिस करता है कि कुछ बच्चे जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं वे वास्तव में अपना खाना खा रहे हैं। तभी जीक के पास लाइका आती है और क्योंकि जीक उसे नहीं जानता, वो सीधे उससे पूछता है कि वो कौन है। लैंगिस जब ये सुनता है तो उसका खाना लगभग गले में अटक जाता है और वो जल्दी से जीक के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाता है। वो उसे बताता है कि लाइका एक मुखिया की बेटी है, लेकिन जीक मासूमियत से लैंगिस से कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था। लैंगिस दबाव से लगभग मर रहा है क्योंकि वो जीक से कहता है कि उन्हें लाइका से बात भी नहीं करनी चाहिए। जीक बस एक मूर्ख की तरह उसे देखता है और उससे कहता है कि वो भी मुखिया का बेटा है, भले ही वो एक नाजायज संतान है।
लैंगिस और लाइका दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और लाइका उससे पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है। जीक शांति से जवाब देता है कि उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। लाइका फिर उससे पूछती है कि वो अपने नंगे हाथों से पुनर्जनन पत्थर को तोड़ने के लिए इतना मजबूत कैसे हो पाया। लाइका वास्तव में रुचि रखती है, लेकिन जीक बस जवाब देता है कि वो ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि वो सिर्फ एक कूल बंदा है। जीक नोटिस करता है कि लैंगिस पूरी तरह से अपने जोन से बाहर है और वो उसे वापस बुलाता है, उससे अपना खाना खाने के लिए कहता है। लाइका फिर जीक के करीब आती है, उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ शामिल होना चाहेगा। जीक भ्रमित है कि उसका क्या मतलब है और लाइका इसे स्पष्ट रूप से कहती है। जीक से उसका अधीनस्थ बनने का आग्रह करती है। लाइका जीक से कहती है कि वो उसकी समर्थक बनने जा रही है क्योंकि वो एक नाजायज संतान है और वो स्पष्ट रूप से सहयोगी चाहेगा। लाइका चाहती है कि जीक उसकी शक्ति का उपयोग करके अगला मुखिया बनने में उसकी सहायता करे और वो मुखिया बनने पर उसे उदारतापूर्वक पुरस्कृत करने का वादा करती है। वो मीठी बातें करती हैं, लेकिन जीक शांति से उससे कहता है कि उसे इस प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब लाइका ये सुनती है तो वो मान लेती है कि जीक भी परिवार का मुखिया बनने का लक्ष्य बना रहा है। यही वजह है कि वो प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा है। जब वो अपना कचरा उगलने में व्यस्त है, जीक उसका अवलोकन कर रहा है और वो देखता है कि वो पहले से ही 2 स्टार बनने के कगार पर है और वो इसे उसकी उम्र के लिए कुछ प्रभावशाली मानता है। जीक आखिरकार लड़की से कहने के लिए अपना मुंह खोलता है कि वो जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उसे परिवार से संबंधित किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। लाइका ये सुनकर हैरान है और वो और अधिक जिद्दी हो जाती है क्योंकि वो जीक से पूछती है कि वो वास्तव में क्या चाहता है। जीक गुस्से में है और वो लाइका को ये बताने के लिए अपने शरीर से डरावनी मात्रा में दबाव छोड़ते हुए टेबल नाइफ से टेबल पर वार करता है कि उसे किसी की सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीक कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत है। लाइका जीक के दबाव को महसूस कर सकती है, जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि जीक की आभा वास्तव में उसे डरा रही है। जीक अपना खाना चबाना जारी रखता है जबकि लैंगिस स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है। लाइका फिर अपना आपा खो देती है और वो जीक को द्वंद्व युद्ध ड्यूल के लिए चुनौती देती है। जीक इससे आश्चर्यचकित है, लेकिन वो चुनौतियों से पीछे हटने वालों में से नहीं है। कुछ ही समय में छात्रों के बीच द्वंद्व युद्ध के बारे में खबर फैल गई कि ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइका का द्वंद्व युद्ध हो रहा है। छात्र द्वंद्व युद्ध देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जबकि लैंगिस घबरा रहा है, जीक बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। लैंगिस जीक को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो लाइका से लड़ने वाला है, लेकिन जीक बस जवाब देता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन है। जीक फिर नोटिस करता है कि लैंगिस भी औपचारिक रूप से व्यवहार कर रहा है और वो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है। खैर, जीनियस, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुखिया के बेटे हो, लैंगिस कहता है। जीक फिर लैंगिस से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। जीक उसे स्थिति समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लाइका बालसा की बेटी है और उसके पास टेफोना का खून भी है, जो मूल रूप से एल्ड्रियन का समर्थन करने वाले 4 महान घरानों में से एक है। लैंगिस कहता है कि लाइका एक जीनियस है क्योंकि वो हाउस टाइफोना से आने वाली तलवारबाजी के हर रूप में महारत हासिल करने में सक्षम थी। जीक बस लापरवाही से खड़ा रहता है और लैंगिस से कहता है कि एकमात्र चीज जिसके बारे में वो जानता है वो ये है कि वो बालसा की बेटी है। जीक हंसने लगता है और कहता है कि न जानना वास्तव में पूरी चीज में और अधिक रस जोड़ता है। वो इसे घटनाओं का एक रोमांचक मोड़ मानता है, जबकि लैंगिस उसे डांटता है कि वो लाइका के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं जीतने वाला है। लैंगिस उससे पूछता है कि उसने पहली बार में चुनौती क्यों स्वीकार की और जीक कहता है कि यह स्पष्ट है कि यदि उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी जाती है तो उससे स्वीकार करने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा जीक लाइका को घूरता है और वो निष्कर्ष निकालता है कि वो द्वंद्व युद्ध के लिए अधिक तैयार दिखती है। लाइका फिर जीक पर चिल्लाती है कि वो बकवास करना बंद करे और एक उचित योद्धा की तरह अपनी तलवार जमीन में धंसाकर उसे घूरती है और जीक से पूछती है कि क्या वो कुछ बहुत अच्छे शिष्टाचार सीखने के लिए तैयार है। चूंकि दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं, लैंगिस उनके लिए अखाड़ा छोड़ देता है। लैंगिस भागते समय जीक से सावधान रहने का आग्रह करता है। अब जब वे अकेले हैं, जीक लाइका से पूछता है कि वो उससे लड़ने पर इतनी आमादा क्यों है। लाइका जवाब देती है कि वो घर की अगली मुखिया बनने का लक्ष्य बना रही है और उक्त सीट पर दावा करने के लिए वो जीक को हराना चाहती है और उसे अपनी सेवा में लेना चाहती है। जीक ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि हर चीज का उससे क्या लेना देना है। लाइका आश्चर्यचकित है कि जीक पूरी तरह से उदासीन व्यवहार कर रहा है और वो उससे पूछती है कि क्या वो अपने परिवार के बारे में सच्चाई नहीं जानता क्योंकि वो एक नाजायज संतान है। जीक लाइका को बताने ही वाला होता है कि वो जानता है जब वो उसे बीच में ही काट देती है। लाइका बताती है कि जीक को मिलाकर अगले मुखिया बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 5 उत्तराधिकारी हैं। जीक एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एल्ड्रियन के 4 महान घरानों में से किसी का खून नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो भी घराना मुखिया पैदा करता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी अकादमी में सर्वश्रेष्ठ होने और उसके भाइयों के खिलाफ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, लाइका कहती है कि उसे अधिक सहयोगियों की आवश्यकता है। पूरी व्याख्या जीक को पूरी तरह से भ्रमित कर देती है, लेकिन वो इसकी मुख्य बात को समझने में कामयाब रहता है। लाइका उसे बताती है कि वो अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए लड़ रही है और बिना कोई समय गंवाए वो जीक की ओर झपटती है। वो जीक को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है और अपनी तलवार से वो जीक पर वार करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो अचानक पीछे हट जाता है। ज़ीक वार को चकमा दे देता है, लेकिन तलवार के वार से जमीन चकनाचूर हो जाती है। लाइका हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ज़ीक पर हमला करने के लिए फिर से खड़ी होती है। वो उन्मत्त होकर और बड़ी ताकत से अपनी तलवार चलाती है, जिससे दर्शक पूरी तरह चकित रह जाते हैं। वे लाइका की सराहना करते हैं कि वो तलवार के साथ इतनी बेहतरीन है, भले ही वो सिर्फ एक ट्रेनिंग तलवार हो। मानो वो दर्शकों को अपने लिए चीयर करते हुए सुन सकती है। वो ज़ीक पर हमला करने की तीव्रता बढ़ा देती है। हालांकि ज़ीक उसके हर वार को चकमा देते हुए अखाड़े में इधर उधर कूदता रहता है। दूसरी ओर दर्शक लाइका की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो परिवार के मुखिया की संतान है। उन्हें पूरा भरोसा है कि लाइका समय रहते मैच खत्म कर देगी। उनसे अनजान लाइका पहले से ही निराश हो रही है, क्योंकि ज़ीक केवल उसके वार से बचने के लिए इधर उधर कूद रहा है। ज़ीक लाइका के हमलों को चकमा देने में बहुत कम या कोई प्रयास नहीं करता है, जिससे वो वार करने में अपनी असमर्थता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। ज़ीक वास्तव में तेज होने के लिए लाइका की तारीफ करता है, और वो जिस तरह की तकनीकों का उपयोग कर रही है वे भी बेहतरीन लगती हैं। ज़ीक ये भी जोड़ता है कि वो नियमित 1 स्टार योद्धाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लाइका पागल हो जाती है और ज़ीक पर चिल्लाती है। उससे कहती है कि वो सिर्फ बात करने के बजाय लड़े। चूंकि लाइका यही चाहती है, ज़ीक उसे अपनी ताकत का स्वाद चखाने का फैसला करता है। ज़ीक छाती पर मुक्का मारने से पहले आसानी से उसके वार को चकमा दे देता है। मुक्का उसके शरीर में एक विनाशकारी लहर भेजता है, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगती है। लाइका दर्द से घुटनों के बल गिर जाती है, जिससे अन्य छात्र हैरान रह जाते हैं। दर्द में लाइका ऊपर देखती है और ज़ीक से पूछती है कि जब वो उससे बहुत बेहतर होने वाली है तो वो उस पर वार क्यों नहीं कर पा रही है। ज़ीक स्वीकार करता है कि वो उन अधिकांश 1 स्टार योद्धाओं से तेज है जिनसे वो मिला है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो अभी भी एक 1 स्टार योद्धा के अलावा कुछ नहीं है। लाइका फिर बहस करती है, ज़ीक को याद दिलाती है कि वो भी 1 स्टार है। ज़ीक समझाता है कि वो जिस तरह से सांस लेती है, उसकी मांसपेशियों के खिंचाव और यहाँ तक कि उसकी आंखों के हिलने डुलने के कारण वो आसानी से उसकी हरकतों को पढ़ सकता है। इसके अलावा उसके पास उससे कहीं अधिक अनुभव है। ज़ीक इसे इतने अहंकारी तरीके से समझाता है कि ये लाइका को अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए मजबूर कर देता है। वो हाथ में तलवार लेकर ज़ीक का सिर काटने के लिए तैयार होकर फिर से उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन अचानक हुए हमले के बावजूद ज़ीक अभी भी कलाबाजी खाते हुए पीछे की ओर कूदकर चकमा दे देता है। ये लाइका को ज़ीक के हमले के लिए स्पष्ट रूप से खुला छोड़ देता है और ज़ीक उसे सीधे दूर की दीवार में मुक्का मारकर दंडित करता है। वो दीवार से टकराती है और उस इलाके को ढकने वाला धूल का एक विशाल बादल छोड़ देती है। दर्शक ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि क्या लाइका वास्तव में हार गई। लैंगिस ये देखकर उत्साहित हो जाता है और वो अखाड़े में वापस दौड़ता है और ज़ीक को बताता है कि वो कितना अविश्वसनीय है। हालांकि ज़ीक लैंगिस से कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ज़ीक प्रभावित है कि लाइका वास्तव में उसके वार को सहन करने में सक्षम है। जब धूल साफ होती है तो लाइका चोटिल शरीर के साथ अपने घुटनों से खड़े होने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लैंगिस उससे रुकने के लिए कहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका हाल और भी बुरा हो सकता है। ज़ीक फिर लैंगिस से पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि चीजें और गंभीर होने वाली हैं और यदि उसे चोट लगती है तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ज़ीक को इस पर संदेह था और अब वो पुष्टि करता है कि लाइका 2 स्टार तक पहुंच गई है। लाइका अपने पैरों पर खड़ी होती है और एक धधकती हुई आभा उसके चारों ओर चक्कर काटने लगती है। दर्शक तुरंत समझ जाते कि लाइका 2 स्टार तक पहुंच गई है। 2 स्टार क्षेत्र वो हैं जहां उपयोगकर्ता मार्शल आर्ट के लिए शरीर के बाहर सच्ची स्रोत शक्ति को प्रोजेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्शन मूल रूप से वही है जिसे आभा आरा के रूप में जाना जाता है। लाइका अधिक मजबूत दिखाई देती है और वो ज़ीक को धन्यवाद देती है कि उसने उसे 2 स्टार तक पहुंचने में सक्षम बनाया। क्रोधित होकर वो ज़ीक को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। उसकी तलवार आभा के सुनहरे रास्ते का अनुसरण करती है और ज़ीक स्वीकार करता है कि वो अधिक मजबूत और तेज हो गई है। ज़ीक उसके साथ तब तक खिलवाड़ करना जारी रखता है जब तक कि वो उसकी ताकत का गलत अंदाजा नहीं लगा लेता और उसके चेहरे पर कट लग जाता है। लाइका नोटिस करती है कि वो विस्मय में रह गया है और वो इसका उपयोग 2 स्टार की ताकत के बारे में डींग मारने के लिए करती है। वो ज़ीक को आश्वस्त करती है कि वो सच्चे थंडर, स्पिरिट, ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स का सामना करने वाला है। दूसरी ओर ज़ीक उत्साहित है, क्योंकि उसे आखिरकार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उसने अतीत में नहीं देखा है। वो ये देखने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है कि लाइका के पास उसके लिए क्या है। लाइका फिर अपनी थंडर लाइट फ्लैश तकनीक को सक्रिय करती है, जो ज़ीक के हिलने से पहले ही उस पर वार करती है, जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और सवाल करता है कि लाइका बिजली का उपयोग कैसे करने में सक्षम है। ज़ीक स्वीकार करता है कि लाइका काफी पागल है, लेकिन लाइका को उसकी तरफ से किसी भी तरह का पछतावा नहीं दिखता, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है। लाइका गुस्से में ज़ीक पर हमला करते हुए एक और तकनीक सक्रिय करती है, जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लाइका जो कुछ भी कर रही है वो उसके लिए बहुत अधिक है। वो जानता है कि उसका शरीर अभी वो सहन नहीं कर सकता जो लाइका उसके साथ कर रही है, और जब वो अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है तो दर्शक सभी चकित हैं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1 स्टार योद्धा लाइका के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है।
जीक को समझ आता है कि लाइका की हरकतों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन 2 स्टार में उसके अपग्रेड ने उसे अचानक विस्फोटक शक्ति दे दी है। जीक ये स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है कि लाइका काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा जिस तरह से वो बिजली से ढकी हुई है, वो 1000 साल पहले जिस तरह से घूम रही थी, उसके साथ मूल रूप से असंभव था। जीक को समझ आता है कि वो जवाबी हमला कर सकता है, लेकिन वो उसकी पूरी ताकत देखने के लिए उत्सुक है, इसलिए वो तब तक वार झेलने के लिए तैयार है। लाइका इस बात से नाराज है कि जीक में इतनी खराब स्थिति में भी मुस्कुराने का दुस्साहस है। लाइका इस बात से नाराज है कि जीक में इतनी खराब स्थिति में भी मुस्कुराने का दुस्साहस है। वो निष्कर्ष निकालती है कि जीक आत्मविश्वास से भरा हुआ है और फैसला करती है कि वो उससे वो आत्मविश्वास छीनने जा रही है। वो एक और भी घातक और तेज तकनीक के साथ उसकी ओर दौड़ती है, जिसे जीक चकमा नहीं दे सका। जीक देखता है कि हमला उस पर होता है और वो दीवार में फेंक दिया जाता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है जो देखने वाले हर किसी को उसकी भलाई के बारे में चिंतित कर देता है। धूल साफ हो जाती है और जीक अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। ये उसे फिर से गुस्सा दिला देता है और वो उसे घुटनों के बल लाने के लिए एक और बिजली के हमले से मारती है। लैंगिस दौड़ता हुआ आता है और लाइका से हमला रोकने के लिए कहता है, लेकिन लाइका ये जवाब देते हुए मना कर देती है कि जीक अपने पैरों पर खड़ा है। लाइका का दावा है कि वो नहीं रुक सकती, क्योंकि इससे उसका गौरव ही कुचलेगा। लाइका जीक पर नरमी बरतने का वादा करती है यदि वो आत्मसमर्पण करता है और उसके प्रति वफादारी की कसम खाता है। हालांकि जीक मौन रहता है और लाइका स्पष्ट रूप से देख सकती है कि भले ही वो एक वैध संतान नहीं है, लेकिन एक एल ड्रैगन के रूप में उसका गौरव उसमें बना हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से घमंडी व्यवहार कर रहा है। लाइका फैसला करती है कि वो लड़ाई को खत्म करने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करने जा रही है। वो थंडर स्पिरिट, ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स, हेवनली थंडर को सक्रिय करती है और वो इससे उस पर वार करती है। जीक जहां है वहां से हिल नहीं पाता और उसे प्रहार का पूरा बल झेलना पड़ता है। उसके शरीर पर इतनी बिजली गिरती है कि वो दर्द से चिल्ला उठता है। एक बार हमला खत्म होने के बाद जीक चकनाचूर जमीन पर बेसुध गिर जाता है। लाइका आखिरकार ये मानकर अपनी तलवार जमीन में धंसा देती है कि मैच खत्म हो गया है। उसके सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उसे अपने पीछे जीक की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा है कि वो आखिरकार समझ गया कि चीजें कैसे काम करती हैं। लाइका पीछे मुड़ती है और आश्चर्य को बढ़ाते हुए जीक का शरीर अब चमक रहा है, इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि वो अब बिजली का उपयोग कर सकता है। ये उसे चौंका देता है और उससे ये पूछने पर भी मजबूर कर देता है कि जीक बिजली का उपयोग क्यों कर सकता है। जीक भी हैरान है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसे ही वे बिजली कहते हैं। वो गर्व के साथ लाइका की ओर बढ़ता है और उसे बताता है कि वास्तव में उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो इसे कैसे करने में सक्षम है। हालांकि वो जानबूझकर खुद पर वार होने दे रहा था ताकि वो लाइका की शक्ति का अध्ययन कर सके, और इससे पहले कि वो जानता, वो पहले से ही इसका उपयोग कर सकता था। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद लाइका अभी भी पूरी तरह से भ्रमित है, क्योंकि जीक जो कह रहा है वो असंभव होना चाहिए। जीक बस इतना जानता है कि जैसे ही लाइका अपने हमलों से उस पर वार कर रही थी, वो लगातार अपने ड्रैगन किंग्स ब्रेथ का उपयोग कर रहा था और बिजली की ऊर्जा ने उसके किंग्स ब्रेथ पर प्रतिक्रिया की। इसने अंततः उसके भीतर बिजली का निर्माण किया और कुछ ही समय में उसने खुद को बिजली को नियंत्रित करते हुए पाया। जीक लाइका से कहता है कि शायद उसे पूरा विवरण न पता हो, लेकिन उसे समझ आ गया है कि लाइका के पास एक दुर्लभ शरीर है, क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट एक पारिवारिक तकनीक है। जीक ये मान लेने का फैसला करता है कि उसके पूरे कबीले का गठन उसके जैसा ही है, और उसने एक महान सबक भी सीखा है कि स्रोत शक्ति को स्वयं बिजली के साथ जोड़ा जा सकता है। जीक फिर जोड़ता है कि यह सब लाइका की बदौलत है कि वो 2 स्टार बनने में कामयाब रहा है। इसके साथ जीक आत्मविश्वास से उससे कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लाइका गुस्से में उस पर अपनी तलवार चलाती है, लेकिन जीक केवल मुस्कुराता है और अपनी बिजली की शक्तियों को सक्रिय करता है। जीक फिर इतनी तेजी से कूदता है कि वो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। चूंकि उसकी स्रोत शक्ति को बिजली के गुणों के साथ शामिल किया गया है, इसलिए उसकी पूरी मांसपेशियां और नसें उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे उसे अधिक ताकत मिलती है। जीक इसे एक विशेष गुण मानता है और निष्कर्ष निकालता है कि वो कुछ ही समय में इसका अभ्यस्त हो जाएगा। इस बीच लैंगिस केवल एक तरफ से देख सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और वो बमुश्किल तालमेल बिठा पा रहा है। लैंगिस को जल्द ही एहसास होता है कि जीक पहले से ही लाइका के वार को काफी आसानी से चकमा दे रहा है। लाइका इस पूरी बात से निराश है, जिससे वो जीक से पूछती है कि क्या वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मना कर देता है। उसे बताता है कि वो वास्तव में उसे एक वास्तविक खतरे के रूप में देखता है। लाइका उसे सिर्फ ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी तलवार को एक बड़ी दूरी तक चलाती है, लेकिन वो फिर भी वार को चकमा दे देता है और वो फैसला करता है कि अब समय आ गया है कि वो लड़ाई को खत्म कर दे। जीक ने उल्लेख किया कि लड़ाई को खत्म करने के लिए वो तकनीक बनाने जा रहा है, भले ही उसे ऐसा किए हुए लंबा समय हो गया हो। जब जीक ये कहता है तो लाइका भ्रमित हो जाती है और जीक उसे बताता है कि ये वैसा ही है जैसा उसने सुना था। वो एक नई तकनीक, या इसे सरल शब्दों में कहें तो एक विशेष रूप बनाने जा रहा है। ये लाइका को चौंका देता है, जिससे वो सवाल करने पर मजबूर हो जाती है कि क्या जीक को गुप्त कॉम्बैट आर्ट्स में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो कौन सा घराना है।
जीक नोटिस करता है कि वो पूरी तरह से अपने विचारों में खोई हुई है और वो बड़ी गति से उसकी ओर बढ़ने के अवसर का उपयोग करता है। जीक ने अपनी नवीनतम तकनीक ड्रैगन स्लेइंग आर्ट टेम्पेस्ट ऑफ थंडर से उस पर वार किया। बिजली के गड़गड़ाहट के एक शक्तिशाली संयोजन के साथ लाइका अपने घुटनों के बल गिर जाती है और जीक मुस्कुराता है, कहता है कि मैच खत्म हो गया है। लाइका इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि वो अपने घुटनों के बल भी नहीं रह सकी और वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है। लाइका अपनी तलवार की ओर रेंगती है क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि वो अभी अभी हार गई है और वो अगले घर की मुखिया बनने के लिए अपने भाइयों से आगे निकलने का लक्ष्य बना रही है। जब वो खुद को डांटने में व्यस्त है, जीक उसके पास जाता है, उसे बताता है कि वो वास्तव में मजबूत है क्योंकि उसने उसे वास्तव में कठिन लड़ाई प्रदान की। जीक ने उल्लेख किया कि उसे नई चीजें सीखना पसंद है और वो लड़ाई के समय को बेकार नहीं मानता। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वो लाइका से पूछता है कि क्या उन्हें दोबारा द्वंद्व युद्ध करने का एक और मौका मिलेगा। वास्तव में वो चाहता है कि वे भविष्य में एक और द्वंद्व युद्ध में शामिल हों, लेकिन ऐसा कहते हुए लाइका बस भय और सदमे में घूर रही है। कुछ घंटों बाद लाइका के पिता बालसा एक काल कोठरी डंजन में राक्षसों का सफाया करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। उनकी ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स का पहला रूप ही बिना ताकत के राक्षसों की पूरी टोली को बाहर निकालने के लिए काफी है। वो अपना काम कर रहे होते हैं जब एक संदेशवाहक उनकी बेटी के संबंध में नवीनतम रिपोर्ट बताने के लिए काल कोठरी में प्रवेश करता है। वो बालसा को बताता है कि उसकी बेटी लाइका 2 स्टार तक पहुंच गई है, लेकिन बालसा इससे प्रभावित नहीं होते हैं। वो व्यक्ति बालसा को बताने की कोशिश करता है कि लाइका की उन्नति उसकी उम्र के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि जैसी स्थिति है वो स्नातक होने से पहले 5 स्टार तक पहुंच सकती है। बालसा फिर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रतिभा कुछ भी नहीं है जब तक कि इसका उपयोग न किया जाए। वो उस व्यक्ति से अधिक समाचार लेकर वापस आने का आग्रह करते हैं जब उसने आखिरकार अपनी नई शक्ति का उपयोग किया हो। तभी वो व्यक्ति बालसा को बताता है कि लाइका अभी अभी एक लड़ाई हार गई और बालसा मान लेते हैं कि वो किसी सीनियर से लड़ी थी। हालांकि संदेशवाहक उसे बताता है कि जिस व्यक्ति ने लाइका को हराया वो उसका नाजायज बेटा जीक था। बालसा को जीक उस महिला के कारण याद है जिसने उसे जन्म दिया था। बालसा स्वीकार करते हैं कि जीक की मां में वास्तव में प्रतिभा थी, लेकिन वो जानते हैं कि उसके जन्म से बहुत पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। इससे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो उन कौशलों को हासिल करने में कैसे सक्षम था जिनका उपयोग उसने 2 स्टार को हराने में किया था। संदेशवाहक तब उल्लेख करता है कि पूरी चीज की खूबसूरत बात यह है कि जीक अपने दम पर 2 स्टार तक पहुंच गया। उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। ये सुनकर बालसा फैसला करते हैं कि अब समय आ गया है कि वे पहला ट्रायल शुरू करें। वो व्यक्ति ये सुनकर हैरान है और वो बालसा को याद दिलाने की कोशिश करता है कि अभी बहुत जल्दी है, लेकिन बालसा को कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि मृत्यु सभी के लिए समान रूप से आती है और केवल बलवानों को ही जीवित रहने की अनुमति है। बालसा का कहना है कि जो कोई भी पहले ट्रायल में जीवित रहने में सक्षम नहीं है वो पूर्ण कचरा है और किसी भविष्य का हकदार नहीं है। अधिकारी के पास अपने बॉस के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बालसा अधिकारी को फ्रेया को बुलाने के लिए कहकर अपने द्वारा दिए जा रहे आदेशों में और अधिक चौंकाने वाले आदेश जोड़ते हैं। उसे दोबारा पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बालसा इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वो चाहते हैं कि फ्रेया ट्रायल की देखरेख करे क्योंकि जीक एक दिलचस्प बच्चा है। अधिकारी आदेश स्वीकार करता है और चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है बालसा आखिरकार ये देखने के लिए अपना उत्साह दिखाते हैं कि जीक के पास उनके लिए क्या है। बाद में जीक और अन्य छात्र शिक्षकों के निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में हैं। हालांकि जीक अपने आकार से 5 गुना बड़ी चट्टानें उठाकर अपना काम कर रहा है। वो अपनी सांस लेने की तकनीक पर काम करने में व्यस्त है, जबकि अन्य बच्चे ड्रैगन ब्रेथ का अभ्यास कर रहे हैं। वो जो सांस लेने की तकनीक सीख रहा है वो उसके लिए सरल मानी जाती है और वो उम्मीद करता है कि बच्चे इसे सीख भी सकेंगे। लैंगिस को जल्द ही जीक की ट्रेनिंग व्यवस्था में अंतर दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे उनके साथ ट्रेनिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीक कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहां से आ रहा है और लैंगिस ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स ट्रेनिंग का उल्लेख करता है। जीक फिर शांति से जवाब देता है कि उसने इसे पहले ही सीख लिया है, जिससे लैंगिस हैरान रह जाता है। लैंगिस उससे बहस करता है क्योंकि उन्होंने उसे कुछ पल पहले ही सिखाया था और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसने पहले ही महारत हासिल कर ली हो। जीक फिर उसे उसके ईथर प्रवाह और ये कितना असंतुलित है इसके बारे में कुछ सबक देने का फैसला करता है। जीक अपने सिर पर ले जा रही भारी चट्टान को गिरा देता है और लैंगिस से मुड़ने के लिए कहता है। लैंगिस ऐसा करता है और जीक उसे पीछे से मारता है, जिससे उसमें कुछ वास्तव में अच्छी ईथर ऊर्जा प्रवाहित होती है। जीक लैंगिस से कहता है कि वो जो महसूस कर रहा है वो उचित चैनलिंग मार्ग है। लैंगिस तुरंत अंतर महसूस कर सकता है और वो जीक की मदद के लिए धन्यवाद देता है। यही वो समय होता है जब अंततः लैंगिस को समझ आता है कि जीक ने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली है। लेकिन जीक इस बात से नाराज है कि लैंगिस ने उस पर संदेह भी किया। लैंगिस जल्दी से स्थिति स्पष्ट करता है। जीक से कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है। लैंगिस उल्लेख करता है कि उसे उसके पिता के अलावा कभी किसी ने नहीं सिखाया है। यही वजह है कि उसे हमेशा खुद को आगे बढ़ाना पड़ा है।
हालांकि जीक अपने दम पर लाइका को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है। लैंगिस मान लेता है कि ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स जीक के लिए सरल और उबाऊ हैं, लेकिन जीक कहता है कि ऐसा नहीं है। जीक ने उल्लेख किया कि स्थिरता वास्तव में काफी प्रभावशाली है। मूल रूप से ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स के बारे में एक बार उसके बेटों द्वारा बात की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि यह बहुत जटिल और कठिन था। भले ही ये जटिल है, ये अत्यधिक शक्ति का एक कॉम्बैट आर्ट है जिसमें कई फाइटिंग फॉर्म शामिल हैं। इसके अलावा जीक को लाइका के साथ अपनी लड़ाई की बदौलत एक नया फॉर्म मिला है। ये पता चला है कि ड्रैगन को हराने में उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो अंतिम रूप है, और जीक ये देखने के लिए उत्सुक है कि इन वर्षों में तकनीक को कैसे परिष्कृत किया गया है। जीक फिर फैसला करता है कि अब शारीरिक ट्रेनिंग पर लौटने का समय आ गया है, क्योंकि ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट से सीखने के लिए और कुछ नहीं है। अचानक लैंगिस जीक के सामने एक अजीब अनुरोध रखता है। उससे पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग देने का सम्मान करेगा। लैंगिस वास्तव में मजबूत बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है, भले ही ये काफी कठिन हो। आश्चर्यजनक रूप से जीक उससे कहता है कि वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो लैंगिस को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो सीखने योग्य है। लैंगिस अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहा है जब पीछे से एक परिचित आवाज आती है जो जीक से उसे भी प्रशिक्षित करने के लिए कहती है। वो आवाज कोई और नहीं बल्कि लाइका की है, और भले ही वो इसके बारे में शर्मीली है, लेकिन वो इस तथ्य को स्वीकार करने में मदद नहीं कर सकती कि जीक उसे हराने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली है। लाइका बात करती है कि जीक कितना अच्छा है, और वो स्वीकार करती है कि उनके मैच के दौरान उसका गौरव चकनाचूर हो गया था। जीक इस अचानक आए अनुरोध से हैरान है, और लाइका जोड़ती है कि वो भी मजबूत बनना चाहती है ताकि वो अपने भाइयों और यहां तक कि खुद जीक से भी आगे निकल सके। लाइका अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग देती है, और वो जीक से उसे मजबूत बनना सिखाने का आग्रह करती है। लेकिन जीक अपना जवाब सोचने के लिए एक पल लेता है, जिससे लाइका घबराहट की स्थिति में आ जाती है।